हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप जानते हो बच्चों कि हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और बच्चों पैरेललोग्राम लॉ में हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा था कि किस तरीके से अगर दो वेक्टर टेल टू टेल जुड़े हैं तो हम पैरेललोग्राम बनाते हैं, और पैरेललोग्राम बनाने के बाद जो उसका डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने एक डेरिवेशन किया था जिसमें हमने देखा था कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो उसका फॉर्मूला वही है जो ट्रायंगल लॉ के लिए आया था, √a² + b² + 2ab cos थीटा। फिर कुछ केसेस भी किए थे हमने, मतलब जिसमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री थी, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री थी, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री थी। ऐसे केसेस भी हमने किए थे और आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। तो बच्चों आज हम एंगल के बारे में बात करेंगे। रिजल्टेंट की जो एंगल है, जो डायरेक्शन है, उसे हम निकालने की कोशिश करेंगे। आखिर एंगल क्या है, डायरेक्शन क्या है, उसकी आज हम बात करते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको किस तरीके से उसका आंसर देना है, ठीक है। तो इसकी आप हेडिंग डालिए बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ रिजल्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ रिजल्टेंट और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ रिजल्टेंट और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो दोनों के लिए हम एक साथ देखेंगे बच्चों। ट्रायंगल लॉ के लिए भी देखेंगे और पैरेललोग्राम लॉ के लिए भी देखेंगे, तो ट्रायंगल लॉ हमारा रिवाइज भी हो जाएगा। तो सबसे पहले एंगल का मतलब क्या है, देखिए ये है हमारे पास ए वेक्टर और ये है हमारे पास बी वेक्टर। तो यहां टेल से हेड जुड़ा हुआ है, ये हो गया हमारा ए वेक्टर। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसकी लेंथ से हमें पता चलेगा, और ये हो गया हमारा बी वेक्टर, ठीक है। टेल टू हेड जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है ट्रायंगल लॉ लगेगा। ट्रायंगल लॉ में हम ट्रायंगल को कंप्लीट कर देते हैं। ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे तो जो तीसरी एरो जो हम बनाते हैं वो हमारा रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। डेरिवेशन करने के लिए हम एक यहाँ से परपेंडिकुलर खींचते थे, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचते थे, और इसको हम मानते थे P, Q, M, और ये हो जाता था हमारा S। याद होगा आपको, ये एंगल हम थीटा कहते थे। किसके साथ ये एंगल है, बी वेक्टर का ए के साथ जो एंगल है, ए की डायरेक्शन है उसके साथ जो एंगल है वो हमारा थीटा है, ठीक है। ओके, ये हमारा थीटा हो गया। और b का ये जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा b cos थीटा, और फिर एक ऐसे आएगा b sin थीटा जो इसी के बराबर होगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल जैसा बन रहा है, उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी हम b sin थीटा कह सकते हैं। इसकी जो लेंथ होगी वो a के इक्वल होगी, ठीक है। PQ जो होगा वो a के इक्वल होगा। अब यहाँ पर एंगल ऑफ रिजल्टेंट का मतलब क्या है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो आया था R = √a² + b² + 2ab cos थीटा। हम इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल चुके हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन या एंगल पूछता है, क्वेश्चन में अगर डायरेक्शन या फिर एंगल पूछता है, तब आप कौन सी चीज कैलकुलेट करोगे बच्चों, तब आपको ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है जिसे हम अल्फा बोलते हैं। अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर, यानी कि किसी एक वेक्टर के साथ हमारा जो एंगल है वो है हमारा अल्फा। कितना है, कौन सा एंगल है बच्चों, ये एंगल कौन सा है, ये हमारा अल्फा एंगल है। आ रहा है कि नहीं यार समझ में। तो अगर आपको ऐसा कोई डायग्राम दे दे और आपको अल्फा कैलकुलेट करने के लिए पूछे, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। तो अब हम बहुत आसानी से हम अल्फा निकाल सकते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, जब हमने इसका डेरिवेशन किया था तब भी हमने बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखा था। तो सबसे पहले आपको बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखना है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, PMS। कौन सा ट्रायंगल है हमारा, PMS। तो हम यहां पर निकाल लेंगे tan अल्फा। क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों, tan अल्फा। जैसे आप tan थीटा निकालते हो ना, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। आपको याद होगा 10th में है ये फॉर्मूला। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस का होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो
तो हम यहाँ पर tan अल्फा निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, क्योंकि बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको आ रहा होगा समझ में, बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, यानी कि b sin थीटा अपॉन में ये हो जाएगा हमारा बेस, ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा बेस, और बेस किसके बराबर है बच्चों, पी क्यू प्लस क्यू एम, किसके बराबर है, पी क्यू प्लस क्यू एम। अब बताइए पी क्यू किसके बराबर है बच्चों, पी क्यू की लेंथ किसके बराबर होगी, वो ए के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, तो यहाँ हम ए लिख देंगे प्लस में क्यू एम यानी कि बी कॉस थीटा। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने डायरेक्शन भी निकाल ली है, मतलब हमने tan अल्फा यानी रिजल्टेंट का एंगल भी निकाल लिया। तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन भी करेंगे हम, क्वेश्चन भी देखेंगे, देखिएगा बड़ा आसान क्वेश्चन होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा, आप बहुत आसानी से ये फॉर्मूला लगा के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब इसी चीज को हम, ये तो ट्रायंगल लॉ के लिए देखा हमने, अब इसी चीज को हम पैरेललोग्राम लॉ के लिए भी देखेंगे कि आखिर उसके अंदर एंगल को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए करते हैं, लिख लीजिए इसको, ओके। हाँ तो बच्चों पैरेललोग्राम लॉ कब लगता है, पैरेललोग्राम लॉ तब लगता है बच्चों जब हम टेल से टेल को जोड़ देते हैं या हेड से हेड को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमने टेल से टेल को या हेड से हेड को जोड़ दिया, तो आपको याद होगा पैरेललोग्राम के लिए हम बिल्कुल इसके पैरेलल एक बनाते हैं, यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाना है तो इसके बिल्कुल पैरेलल हमने एक चीज बना दी। अब इसके भी पैरेलल हम यहाँ बना सकते हैं, ठीक है, इसके भी पैरेलल हम यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो डायगोनल होगा वही क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा रिजल्टेंट, ये डायगोनल हमारा रिजल्टेंट हो गया। अच्छा आपको याद होगा ये बी है तो इसको भी बी कहते थे हम, और एक हम फिर से यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाते थे, बिल्कुल वही काम हो रहा है जो हमने पिछली बार किया था, पी क्यू एम, और इसे एन मान लो, इसे एस मान लो। अब बच्चों ये एंगल हम थीटा मानते थे, ये वही एंगल होगा जो ये वाला एंगल होगा, है ना। बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में जो एंगल थीटा होगा वही एंगल इन दोनों के वही होगा, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, क्योंकि ये पैरेलल हैं, एक ही के ऊपर बन रहे हैं, ये आपको पिछले लेक्चर में बताया था हमने। तो बच्चों अब हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये अल्फा हो गया, वही देखो आर के साथ, आर का एंगल ए के साथ वही तो है, अल्फा ही तो है। तो इसको निकालने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, एक बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में जाएंगे। तो कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया हमारा, पी एम एन, कौन सा हो गया बच्चों, पी एम एन। तो पी एम एन हमारा हो गया, तो tan अल्फा, हमारा जो tan अल्फा है वो किसके बराबर हो गया, tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर, याद होगा आपको b sin थीटा होता है, अपॉन में बेस, ये पूरा बेस यानी कि पी क्यू प्लस क्यू एम, यानी कि a प्लस में b कॉस थीटा, a प्लस में b कॉस थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, tan अल्फा b sin थीटा अपॉन में a प्लस में b कॉस थीटा। आ रहा है कि नहीं यार, समझें, क्लियर, अच्छी बात है। तो आप देख सकते हो कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जो कि था r इज इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला और एंगल का फॉर्मूला दोनों के लिए सेम आ रहा है। ट्राइंगल लॉ के लिए जो फॉर्मूला आया था वही फॉर्मूला बच्चों पैरेललोग्राम लॉ के लिए भी आ रहा है, दोनों के लिए बिल्कुल वही फॉर्मूले आ रहे हैं, तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, रिजल्टेंट ड्रॉ करने का तरीका अलग है। ट्राइंगल में तीसरी साइड रिजल्टेंट होती है और पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है वो हमारा रिजल्टेंट होता है। आ रहा है कि नहीं यार समझ में? ओके, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ अपने तरीके, अपनी तरफ से आपको कुछ बताते हैं कि ट्रिक्स बताएंगे, टिप्स बताएंगे, ताकि आपको क्वेश्चन करने में ज्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है, ओके, लिख लीजिए इसको। ओके, हाँ तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा। कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट। बच्चों रिजल्टेंट का अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है।
ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगर आपको ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर गिवन इन आई कैप, जे कैप, के कैप फॉर्म। इसमें कहने का क्या मतलब है बच्चों, इसमें कहने का यह मतलब है कि अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में दिए जाएं, आई कैप, के कैप और जे कैप में हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी वेक्टर को हम आई जे के की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आई जे के क्या है, डायरेक्शन है कि कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है, वाई एक्सिस के अलोंग कितना है और जी एक्सिस के अलोंग कितना है। तो अगर आपको ए और बी वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में अगर दिए जाते हैं तो हम क्या काम करेंगे, रिजल्टेंट जो निकालेंगे वो सबसे पहले निकालेंगे ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर करके। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। और फिर हम क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, अंडर रूट आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर और के का स्क्वायर। आपको मैग्नीट्यूड निकालना सिखा रखा है, अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो बच्चों ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आई कैप, जे कैप, के कैप आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बहुत बढ़िया से समझाया है आपको, तो प्लीज उसको देखिए, रिवाइज करिए, नहीं आ रहा समझ में तो, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड बात, अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया गया है, आर गिवन बट ओनली मैग्नीट्यूड, आर गिवन बट ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दिया गया है और एंगल दिया गया है, मैग्नीट्यूड एंड एंगल, मैग्नीट्यूड और एंगल, मैग्नीट्यूड दिया गया है और एंगल दिया गया है। फिर हम क्या काम करेंगे, फिर हम अपना रिजल्टेंट का फॉर्मूला यही लगाएंगे, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, फिर हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको देखना है, क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में अगर आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में दिया गया है तो अब आपको ये रूल लगाना है, और अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड और एंगल दिया गया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। दोनों केस में हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए बच्चों, प्लीज इसको लिख लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं और उस क्वेश्चन को देख के आप बताना कि हमें करना क्या है उसके अंदर, ठीक है। ओके, लिख लीजिए इसको। ओके, क्वेश्चन है कैलकुलेट रिजल्टेंट इफ A vector is equals to 2i cap plus j cap plus 3k cap, B vector is equals to I cap plus j cap plus k cap। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो बच्चों, आपको यहां पर रिजल्टेंट को कैलकुलेट करना है और यहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको दिया गया है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको दिया गया है, तो देखो क्या ए और बी हमें आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में दिए गए हैं या मैग्नीट्यूड दिया गया है। सर हमें ये आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में दिए गए हैं, तब हमें कौन सा तरीका लगाना है। आई कैप, जे कैप, के कैप जानते हो, ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस में 2 है, एक्स एक्सिस में 2 है, वाई एक्सिस में 1 वैल्यू रखता है और जी एक्सिस में 3 वैल्यू रखता है। आई कैप, जे कैप और के कैप एक्सिस को डिनोट करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। तो बताइए इसमें हम किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। सर आपने बताया था सबसे पहले हम आर वेक्टर निकालेंगे, उसका फॉर्मूला लगाएंगे हम ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। तो चलिए आर वेक्टर हम निकाल लेते हैं, ए प्लस बी करेंगे तो सबसे पहले ए को रखो 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और इसको हम प्लस करेंगे बी वेक्टर में, यानी कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। चलिए अच्छी बात है, दोनों को प्लस कर दिया। अब हमारा रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा, 2i कैप को आई कैप में ऐड करेंगे तो 3i कैप आएगा, जे कैप को जे कैप में ऐड करेंगे तो 2j कैप हो जाएगा, 3k कैप को k कैप में ऐड करेंगे तो 4k कैप हो जाएगा। तो मतलब हमने ये रिजल्टेंट निकाल लिया, लेकिन अभी तक हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड नहीं निकाला है बच्चों, अभी हमने सिर्फ इसको आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में निकाला है। तो हम अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और मैग्नीट्यूड निकालने का बड़ा आसान तरीका है, आई का स्क्वायर कर दीजिए, जे का स्क्वायर कर दीजिए और के का स्क्वायर कर दीजिए, आपको पिछले लेक्चर में बताया था।
तो बताइए हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ। हमारे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 9 प्लस में 4 प्लस में 16, आंसर आ जाएगा √29। कितना आंसर आ गया बच्चों, √29। तो कितनी आसान तरीके से, यहाँ पर कोई हमें पैरेललोग्राम लॉ नहीं लगाना, कोई ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल नहीं करना, सिंपल यही काम करना है। ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हो तो आपको उसे ऐड कर देना है और मैग्नीट्यूड निकाल देना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं और उसे भी आप बताने की कोशिश करिए। लिख लीजिए इसको। ओके, हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपको दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड और ये आपको दिया गया है 1 मीटर पर सेकेंड और आपको इसका रिजल्टेंट बताना है और ये एंगल आपको दिया गया है 120 डिग्री। आपको इसका रिजल्टेंट बताना है। तो अब बताइए कि अब हम इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पर आई कैप जे कैप का कोई रोल नहीं है, ये सेकंड केस हो गया जिसमें आपको मैग्नीट्यूड दिया गया है, इसका 1 दिया गया है और इसका 2 दिया गया है। तो ये हमारा ए का मैग्नीट्यूड हो गया, ये हमारा बी का मैग्नीट्यूड हो गया और ये इन दोनों के बीच का एंगल हो गया। तो अब हम क्या काम करेंगे, रिजल्टेंट ड्रॉ भी करेंगे बच्चों। रिजल्टेंट ड्रॉ भी करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना होता है। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड निकालना पसंद करेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। चलिए रखते हैं वैल्यू। तो हम थीटा जानते हैं यहाँ पर कितना है, 120 डिग्री। तो थीटा 120 डिग्री है तो थीटा तो निकालना आना चाहिए, कॉस की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो चलिए cos 120 डिग्री पहले निकाल लेते हैं। cos 120 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। आई होप आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। cos 120 डिग्री को cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब 180 माइनस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस cos 60 डिग्री। आ रहा होगा समझ में आपको, ठीक है, क्लियर, भूलोगे तो नहीं इस चीज को। ओके, तो वहां नेगेटिव होता है तो यहाँ पर माइनस cos 60 डिग्री हो गया, तो यानी इसकी वैल्यू हो गई -1/2। तो ऐसी भी चीजें आपको पता होनी चाहिए तभी क्वेश्चन हो पाएगा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चलिए अब रिजल्टेंट को हम पुट कर देते हैं। रिजल्टेंट में सारी वैल्यू रख देते हैं। √a² यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू में 2 इंटू में 1 इंटू में cos 120 की वैल्यू आई है -1/2। तो हमारा जो रिजल्टेंट है बच्चों वो आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस में 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर -2। तो आंसर आ जाएगा रिजल्टेंट √3। ठीक है, क्योंकि 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 में से 2 हटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हमने रिजल्टेंट निकाल लिया। चलिए अब रिजल्टेंट को ड्रॉ भी कर देते हैं। तो रिजल्टेंट ड्रॉ कैसे करें बच्चों, देखिएगा रिजल्टेंट ड्रॉ करना भी बड़ा आसान है। हम इसके पैरेलल बनाएंगे क्योंकि यहाँ पैरेललोग्राम लॉ लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि टेल से टेल जुड़ रही है। अगर आप इसको बना सकते हो तो प्लीज वीडियो को पॉज करिए और इसको करने की कोशिश करिए। तो बिल्कुल पैरेलल इसके बना दिया हमने, देखिए ये इसके पैरेलल हम बना देते हैं। अब इसका जो डायगोनल होगा वो हमें क्या देगा, रिजल्टेंट। तो देखिए रिजल्टेंट हमने बड़ी आसानी से ड्रॉ भी कर दिया। आ रहा है कि नहीं यार समझे, ठीक है, ओके। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन, लिख लीजिए इसको। ओके, हाँ तो बच्चों देखिएगा आप सभी ध्यान से। मान लीजिए आपको दिया गया है कैलकुलेट रिजल्टेंट इफ ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 6k कैप और सी वेक्टर बराबर i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अब आप कहोगे कि सर हमने तो 2 वेक्टर के लिए पढ़ा था, यहाँ तो 3 वेक्टर दिए गए हैं। तो 3 वेक्टर अगर दिए गए हैं तब भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। बच्चों वही लगाना है, वही कंसेप्ट लगाना है। क्या आई कैप जे कैप के कैप दिए गए हैं, हाँ सर। तो इसमें भी आपको क्या काम करना है,
ओके, तो बच्चों इसमें भी आई कैप जे कैप के कैप दिया गया है, तो इसमें भी वही काम करना है, कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे करना है बताओ, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इसमें भी वही चीज लगानी है, आर वेक्टर बराबर, पहले हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते थे, यहां पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कर देंगे। मतलब जितने वेक्टर दिए हों आपको सिंपल उनको प्लस करके लिख देना है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अगर मान लीजिए चौथा कोई होता तो प्लस डी वेक्टर। आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। तो चलिए अब वैल्यूज रख देते हैं। ए वेक्टर है हमारा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर है हमारा 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, और सी वेक्टर है हमारा आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ओके, वेरी गुड, अच्छी बात है। अब हम क्या काम करेंगे, आई और आई को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आई प्लस 2i प्लस आई, तो ये हो गया हमारा 4 आई कैप, जे कैप प्लस 4 जे कैप माइनस जे कैप, तो ये हो गया 5 जे कैप, माइनस 1 करोगे तो 4 जे कैप हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? के कैप प्लस 6 के कैप 7 के कैप हो गया, उसमें से एक के कैप हटा दोगे तो 6 के कैप बचेगा। तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर रिजल्टेंट को हमने मैग्नीट्यूड की टर्म्स में बहुत आसानी से निकाल लिया, 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, ठीक है ना? ओके, अब आपको मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो वही तरीका लगाना है हमें, आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर और के का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, तो 4 4 जाइए 16 हो जाएगा, और ये भी 16 हो गया, प्लस में 36। तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों √32 प्लस में 36, आंसर आ गया √68। तो कितनी आसानी से हमने यहाँ पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। इवन हमें आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में 3 वेक्टर्स दिए गए थे, तो ये ज्यादातर स्टूडेंट इसको नहीं कर पाते क्योंकि उनको 2 वेक्टर्स का फॉर्मूला पता होता है, बट 3 वेक्टर्स का उन्होंने पढ़ा नहीं होता। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 3 वेक्टर्स अगर दिए जाएं तो सेम स्टेप्स, सेम मेथड आपको अप्लाई करना है, बट आखिरी में मैग्नीट्यूड जरूर निकालना है, ठीक है? तो चलिए अब हम 3 वेक्टर्स का पॉलीगन लॉ भी पढ़ते हैं। जैसे ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ था, उसी तरीके से पॉलीगन लॉ भी पढ़ते हैं और उसे भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? लिख लीजिए इसको बच्चों। ओके ओके, तो बच्चों हम जानते हैं कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ जो होता है, ये दोनों लॉज तब लगते हैं जब 2 वेक्टर्स आपको दिए जाएं, ठीक है? अगर टेल से टेल जुड़ी है तो पैरेललोग्राम लॉ लगता है, हेड टू टेल जुड़ा हो तो ट्रायंगल लॉ लगता है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पॉलीगन लॉ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पॉलीगन लॉ के बारे में। और पॉलीगन लॉ बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आपने ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ को समझ रखा है तो पॉलीगन लॉ को भी आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए बच्चों आपको इस तरीके से 3 वेक्टर्स दिए गए हैं। देखिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। जैसा कि आप देख सकते हो आपको 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब आपको अगर 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, अब हमें इनका क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर बनाना है। तो आपको कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, किस तरीके का कंसेप्ट इसमें लगाना पड़ेगा? देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप देखिए, आपको ए और बी को ध्यान में रखना है, सी वेक्टर को आप भूल सकते हो। तो मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर हमें याद रखना है, सी वेक्टर भूल जाओ कि है, ठीक है? अब ए और बी को ध्यान से देखो कि हमें कौन सा लॉ लगाना है। ए और बी को हमें पता चल रहा है, ए और बी को अगर हम देखें ध्यान से तो हमें ट्रायंगल लॉ लगाना है। ट्रायंगल लॉ लगाना है तो मतलब ए और बी को अगर हम ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, रिजल्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ये हमारा रिजल्टेंट। देखिए आर वेक्टर। अब ये हमारा बच्चों अगर रिजल्टेंट हो गया तो डेफिनेटली अब हम आर वेक्टर और सी वेक्टर, अब इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकालेंगे। अब आपको मेथड आ रहा होगा समझ में। मतलब पॉलीगन लॉ में करना यह है कि पहले 2 वेक्टर को देखना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है। अब इसका रिजल्टेंट आ गया, अब ये जो रिजल्टेंट है इसका सी वेक्टर यानी तीसरे वेक्टर के साथ आपको रिजल्टेंट निकालना है। मतलब आपको 2-2 वेक्टर का पेयर लेके चलना है। 2 वेक्टर का रिजल्टेंट आया, फिर उसका तीसरे के साथ रिजल्टेंट, फिर उसका चौथे के साथ रिजल्टेंट, और ये आपको कंटिन्यू करना है। तो आप देख सकते हो कि अगर हम आर और सी को देखें तो ये भी हेड और टेल से जुड़े हुए हैं। अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर दें तो आर और सी रिजल्टेंट
ये इन दोनों का रिजल्टेंट और सी वेक्टर, ये दोनों भी हेड टू टेल से जुड़े हुए हैं, तो यहां भी कौन सा लॉ लगेगा, ट्रायंगल लॉ लगेगा, और इनका रिजल्टेंट यहां हो जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं फाइनल रिजल्टेंट। क्या बोल सकते हैं इसको बच्चों, फाइनल रिजल्टेंट। फाइनल रिजल्टेंट मतलब ये इस रिजल्टेंट में तीनों चीजें आ गई, ए वेक्टर भी आ गया, बी वेक्टर भी आ गया और सी वेक्टर भी आ गया, और इसको हम यहां से मिटा सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें फाइनल रिजल्टेंट की जरूरत है। तो फाइनल रिजल्टेंट जो है बच्चों वो हमारा बहुत आसानी से आ गया, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और आप देख सकते हो ये एक तरह का क्या बन चुका है, पॉलीगन बन चुका है। क्या बन चुका है बच्चों, पॉलीगन बन चुका है। पॉलीगन उसे कहते हैं जिसमें काफी सारी साइडें होती है ना, 3 से ज्यादा साइडें होती है, तो उसको हम पॉलीगन बोलते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया। तो ये हमारा बच्चों पॉलीगन बन गया, और ये जो पॉलीगन है इसमें हमें साफ पता चल रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर तो हमें दिए गए थे, लेकिन पॉलीगन को कंप्लीट करने के लिए हमें तीसरी लाइन बनानी पड़ी, और वही हमारा हो गया फाइनल रिजल्टेंट। आ रहा है कि नहीं यार सामने? चलिए इतना सीख लिया हमने, तो एक और एग्जांपल करते हैं ताकि पॉलीगन लॉ को हम बना सकें। तो देखिए मान लीजिए अब आपको इस तरीके से दिया गया है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। वेरी गुड बच्चों, ट्राई करिए, प्लीज ट्राई करिए, बिल्कुल आप इसे कर सकते हो, पॉलीगन लॉ का इस्तेमाल करिए। पहले आप इन दोनों का रिजल्टेंट देखिए, फिर वो जो आएगा उसका तीसरे के साथ रिजल्टेंट देखिएगा, फिर जो आएगा उसका चौथे के साथ रिजल्टेंट देखिएगा। प्लीज कोशिश करिए, प्लीज ट्राई करिए। ओके, तो आई होप आप सभी बच्चों ने इसको करने की कोशिश जरूर की होगी। तो चलिए हम इसका आंसर बता रहे हैं। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे बच्चों, ए वेक्टर और बी वेक्टर, यहाँ भी हेड टू टेल दिया हुआ है, तो हेड टू टेल अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो अगेन हम हेड टू टेल में ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं, तो यहाँ भी हेड टू टेल में ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया अपना रिजल्टेंट आर वेक्टर, यानी कि ये इन दोनों का रिजल्टेंट आया। ठीक है, अब इसका हम तीसरे के साथ रिजल्टेंट देखेंगे, तो यहां भी हेड टू टेल जुड़ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा रिजल्टेंट। इसे R1 कह सकते हैं, इसे हम R2 कह सकते हैं, ये सेकंड रिजल्टेंट आएगा। और जो फाइनल रिजल्टेंट होगा बच्चों वो अगेन R2 और D का रिजल्टेंट होगा। तो अगेन हम एक तीसरी चौथी लाइन कंप्लीट कर सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं फाइनल रिजल्टेंट। क्या बोल सकते हैं बच्चों, फाइनल रिजल्टेंट। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अब हम इनको मिटा सकते हैं। हाँ सर, इसको मिटा सकते हैं, इनका कोई यूज नहीं है, ये तो हमने समझने के लिए बनाया है। ओके, अब आप देख सकते हो यहां भी हमने पॉलीगन को कंप्लीट कर दिया, एक तरह से पॉलीगन को क्लोज कर दिया। पॉलीगन को क्लोज करने के लिए जो लाइन बनाई जाए वही हमारी फाइनल रिजल्टेंट होती है। तो हमेशा याद रखो, पॉलीगन लॉ की एक डेफिनेशन बन गई, इफ in a diagram there are more than 2 vectors, then to complete the polygon or to close the polygon you have to draw a fourth line which will represent the final resultant of those vectors. Okay, the final resultant is simply calculated by taking the 2 vectors one at a time, and we apply the triangle on those 2 vectors, calculating the resultant one by one, and that resultant अल्टीमेटली रिप्रेजेंट द फाइनल रिजल्टेंट ऑफ द होल डायग्राम। आ रहा है कि नहीं यार समझ में? तो चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप फटाफट उसका रिजल्टेंट बनाइएगा, और अब आपको बार बार रिजल्टेंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल पॉलीगन को क्लोज कर देना और वही आपका फाइनल रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसको। बच्चों ये जो ट्रिक बताई है ये प्लीज याद रखिएगा, एंट्रेंस में खासकर बहुत काम आएगी ये, क्योंकि आपके सीबीएसई में और एनसीईआरटी में इसके बारे में नहीं बताया गया है, तो प्लीज आप इसको याद रखना, ये आपको कोई नहीं बताएगा, और इसकी स्टेटमेंट भी हम लिखवा देंगे ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस बार हम बहुत सारे वेक्टर बनाएंगे। ओके, चलिए अब हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर और ई वेक्टर। ठीक है, देखो हमारे पास बहुत सारे वेक्टर दिए गए हैं। चलिए बताइए, क्या हम इसमें रिजल्टेंट ड्रॉ कर सकते हैं? सर आपको रिजल्टेंट ड्रॉ कराना है, बहुत आसान है, पॉलीगन बनाना है, पॉलीगन के लिए लाइन को क्लोज कर दो, लाइन को क्लोज कर दो। अब आप बार बार 2-2 का पेयर नहीं लेना, आप लाइन को क्लोज कर दो। तो लाइन को अगर हम यहाँ क्लोज कर दें तो एक अल्टीमेट लाइन यहाँ बना देंगे, हेड के साथ हेड, टेल के साथ टेल, और ये अपना हो गया फाइनल रिजल्टेंट। अच्छा, अब बच्चों अगर हम फाइनल रिजल्टेंट को लिखने की कोशिश करें, अगर हम फाइनल रिजल्टेंट को लिखने की कोशिश करें, तो अगर मान लो आई कैप जे कैप की फॉर्म में दिया गया है, तब हम किस तरीके से लिखेंगे? तो अभी न्यूमेरिकल में आपको बताया था कि अगर आपको आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में दिया जाए तो कुछ नहीं करना, 2 दिए जाए वेक्टर तो 2 को प्लस कर दो, 3 दिए जाए तो 3 को प्लस कर दो, 4 दिए जाए तो 4 को प्लस कर दो। तो यहाँ पर कितने दिए गए हैं? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर और ई वेक्टर। तो हम यहाँ पर सिंपल फाइनल रिजल्टेंट लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, और जब ये आ जाए तो हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा पॉलीगन लॉ, और आप इसकी प्रैक्टिस भी करिएगा। जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उन्हीं को दोबारा करिएगा, उसी से काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए इसकी स्टेटमेंट भी हम फटाफट लिख लेते हैं। ओके, तो हम यहां लिख सकते हैं इफ मोर देन टू वेक्टर्स, फटाफट लिखिए साथ में, इफ मोर देन टू वेक्टर्स आर joined by head to tail, then the final vector which must be drawn to form a closed polygon will represent the resultant of those vectors, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप दो से ज्यादा वेक्टर अगर आपको दिए जाते हैं, हेड टू टेल अगर वो जॉइंट हैं, तो आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको उनको एक फाइनल वेक्टर बनाना है जिससे एक क्लोज्ड पॉलीगन बन जाए। पॉलीगन मतलब क्लोज्ड पॉलीगन मतलब कहीं से खुला ना हो, चारों तरफ से बंद हो। ठीक है, जैसे कमरा बंद हो जाता है ना, वैसे ही वो भी बंद हो जाना चाहिए। विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दोज वेक्टर, वो हमारा डायरेक्टली रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों, अगर आपसे ऐसा कोई सीन दे दिया जाए, इस तरीके का कोई सीन दे दिया जाए, तब आप कैसे करोगे? तो ये हम बच्चों, ये हमारा जो टॉपिक रहेगा, ये नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक रहेगा। देख सकते हो यहाँ पर हेड टू टेल और टेल टू टेल भी जुड़ रहा है, तो ये एक तरह से थोड़ा सा आपके सीबीएसई के डोमेन से बाहर का हो जाता है, कॉम्पिटिटिव सेक्शन का आ जाता है ये। तो इस वजह से इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकवर करेंगे, इसके भी अपने रूल्स हैं। बट उससे पहले आपको पॉलीगन लॉ, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, इन तीनों की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, अदरवाइज आप उसको समझ नहीं पाओगे। ठीक है ना, ओके। तो चलिए एक क्वेश्चन हम करते हैं और फिर होमवर्क के लिए देते हैं आपको 2-3 क्वेश्चन, आप उसको ट्राई करिएगा। अगर उसमें कोई भी डाउट आए तो कांटेक्ट करिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन तभी मिल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए लिख लीजिए इसको। ओके, आई होप आप पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ में कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया जाए तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसान है, कुछ कठिन नहीं है। ओके, चलिए ये 4 क्वेश्चंस हैं, इन चारों क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट करवा रहा हूं, और हर क्वेश्चन में कौन सा रूल लग रहा है ये भी हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले यहां पर कौन सा लॉ लगेगा? सर यहां पर पैरेललोग्राम लॉ लगेगा। तो सबसे पहले अपन पैरेललोग्राम लॉ बनाएंगे, पैरेललोग्राम बना देंगे, और ये हमारा डायगोनल हो गया रिजल्टेंट की तरह, ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया अपना बी वेक्टर। ठीक है, अच्छी बात है, फटाफट काम करना है आप, कोई बिल्कुल इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा लॉ लगेगा? सर पॉलीगन लॉ लगेगा। तो हेड टू टेल, तो एक चौथी लाइन बनाई हमने और ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट हो गया। चलो अच्छी बात है। यहाँ पर हेड टू टेल ट्रायंगल लॉ लगेगा, ये हमने फाइनल रिजल्टेंट बना दिया। अच्छा ओके, इसमें कौन सा लॉ लगेगा? इसमें भी हेड टू टेल है, लेकिन हम जानते हैं जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो, जब दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो तो हम एक ही उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट को बना देते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड सिंपल दोनों को प्लस करके आता है। ये हमने बच्चों जब पिछले लेक्चर में केसेस किए थे, डिफरेंट केसेस जब हमने किए थे, तो उसमें ये बात हमने प्रूफ कर दी थी। तो आई होप ये चारों क्वेश्चन आपको आगे समझ में। एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिए। ओके, ये अगला क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, प्लीज उसे सही से करिएगा। लिखिए कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड ड्रॉ इट एज वेल। यानी कि आपको मैग्नीट्यूड तो निकालना ही निकालना है, साथ में उसको ड्रॉ भी करना है। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो प्लीज इसको सीरियसली करिएगा। क्वेश्चन है, ये आपको ए वेक्टर दिया गया है, ये आपको बी वेक्टर दिया गया है, ये आपको सी वेक्टर दिया गया है, और ये आपको डी वेक्टर दिया गया है। ओके, आपको रिजल्टेंट ड्रॉ भी करना है। तो सबसे पहले ए वेक्टर की वैल्यू दी गई है आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर दिया गया है आई कैप माइनस जे कैप, सी वेक्टर दिया गया है आई कैप प्लस 0 जे कैप,
जीरो जे कैप का मतलब होता है बच्चों कि जे कैप है ही नहीं, तो आप उसको हटा भी सकते हो, मिटा भी सकते हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और डी वेक्टर आपको दिया गया है के कैप। ओके, तो आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो आसानी से निकाल लोगे, कुछ नहीं करना, 4 दिए गए, चारों को प्लस कर देना, फिर आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर, के का स्क्वायर। ओके, और अगर आपको ड्रॉ करने की बात आए तो यहाँ पर पॉलीगन लॉ लगेगा, तो देखना कौन सी लाइन कहाँ बनाई जाए, एरो कहाँ रखें, टेल कहाँ रखें, कि आपका रिजल्टेंट सही सही शो हो जाए। ओके बच्चों, अगर यहाँ से आपको यूनिट वेक्टर ऑफ रिजल्टेंट पूछे, क्या आप बता दोगे, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? ये पूछा नहीं गया था लेकिन ये भी हमें आना चाहिए। यूनिट वेक्टर ऑफ रिजल्टेंट, तो आपको यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला आपको बता रखा है पिछले लेक्चर में। क्या बताया था आपको कि यूनिट वेक्टर अगर आपको किसी का निकालना है तो आपको उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ हम आर वेक्टर तो निकाल ही लेंगे आई कैप जे कैप की फॉर्म में सबको प्लस करके, और मैग्नीट्यूड अंडर रूट स्क्वायर करके आ जाएगा। तो जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हो बच्चों, तो एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो कि वेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि एक से ज्यादा वेक्टर दिए जाए तो आर वेक्टर कैसे बनाना है, आर वेक्टर अगर हम बना लेते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, और अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है। ठीक है, तो अगर आप इसको बना लेते हो, कर लेते हो, तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये आपका होमवर्क है, प्लीज इसको कंप्लीट करिएगा और इसका सॉल्यूशन मुझे भेजिएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने वेक्टर को कंप्लीट किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आए इस लेक्चर को लेके तो प्लीज पूछिएगा, जरूरत पड़े तो इस लेक्चर को 1-2 बार जरूर देखना, ताकि इसमें पढ़ाए गए सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे हम बच्चों आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, कोई भी डाउट हो तो कॉन्टेक्ट करिए। मिलेंगे अगले